नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्विता फ्रॉम गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक नोएडा। आज हम बात करेंगे ब्रोंकियोलाइटिस की। ब्रोंकियोलाइटिस एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है बच्चों का, जो कि मोस्ट कॉमनली 2 साल से नीचे के बच्चों को अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमन सीजन है स्प्रिंग और विंटर सीजन। विंटर्स में बहुत कॉमनली ब्रोंकियोलाइटिस के पेशेंट्स हमें मिलते हैं। 2 साल से नीचे के बच्चों को तो होता ही है। इसमें भी मोस्ट कॉमनली जो बच्चे 6 महीने से नीचे के होते हैं उनमें ब्रोंकियोलाइटिस बहुत कॉमन है। ये जनरली वायरसेस की वजह से होता है और जिसमें मोस्ट कॉमन वायरस है RSV, विच इज रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। और भी वायरसेस होते हैं जैसे पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनोवायरस, ये सब भी कॉज करते हैं ब्रोंकियोलाइटिस, बट RSV मोस्ट कॉमन वायरस है इसके लिए। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? जनरली 12 वीक से कम के बच्चे, उनमें बहुत रिस्क फैक्टर्स होता है ये जल्दी होने का, जिनमें इम्यूनो डेफिशिएंसी है, जो बच्चे प्रीटर्म हैं, या जिन बच्चों को पहले से ही कोई हार्ट डिजीज या कॉन्जेनाइटल लंग डिजीज के इश्यूज हैं, या जिस फैमिली में अगर उस बच्चे के एल्डर सिबलिंग्स स्कूल जाते हों या बच्चा डे केयर में जाता हो, तो इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस होने के। अगर बात करें पैथोजेनेसिस की ब्रोंकियोलाइटिस की, तो होता क्या है, ये बच्चे जनरली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो वायरसेस हैं हमारे बॉडी में आते हैं और थ्रू नेजोफेरिंग्स इनका रेप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हमारे ब्रोंक्यूल्स की जो एपिथेलियम है वहाँ पे जाके उस सेल्स में मल्टीप्लाई करने लगते हैं। मल्टीप्लिकेशन से ये उस पर्टिकुलर एपिथेलियल की नेक्रोसिस कर देते हैं और उसके बाद ये वायरसेस एडजेसेंट सेल्स में एंटर होते हैं और उस एरिया में भी रेप्लिकेट करके उसकी नेक्रोसिस करते हैं। तो इन जनरल जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी एपिथेलियल्स की नेक्रोसिस होनी शुरू होती है। ये नेक्रोसिस जब होती है तो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है, जिसके वजह से काफी साइटोकिन्स रिलीज होते हैं। ये साइटोकिन्स ब्लड वेसल्स में जाते हैं, जो कि ब्रोंक्यूल्स के पास में ब्लड वेसल्स होती हैं, उधर ट्रांसफर होते हैं और वहाँ वेसोडाइलेटेशन कराते हैं। प्लस जो वो ब्लड वेसल्स हैं उसमें सेल्स के बीच में काफ़ी गैप कर देते हैं और जो फ्लूइड है, प्रोटीन है, कुछ इम्यून सेल्स है, वो यहाँ से रिलीज होके ब्रोंक्यूल्स के बीच में आके डिपॉजिट होने लगते हैं। सो अल्टीमेटली जो हमारा ब्रोंक्यूल है बच्चे का, वो ऑलरेडी काफ़ी नैरो है। अब उसमें ये फ्लूइड, प्रोटीन, नेक्रोटिक टिश्यूज हो गए, प्लस जो वहाँ के गॉबलेट सेल्स होते हैं, जो वॉल होती है ब्रोंक्यूल्स की, उसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है और म्यूकस सिक्रीशंस होता है। तो ये सारे कुछ मिलके एक म्यूकस प्लग बना देते हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स को ब्लॉक कर देते हैं। ब्रोंक्यूल्स के ब्लॉक होने की वजह से जो पास का एल्वियोलाई है उसमें जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती है, क्योंकि ये जो ट्रैप्ड ऑक्सीजन है ये ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज होती है और ये एरिया बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है एल्वियोलाई का। इसी को कहते हैं एटेलेक्टेसिस। बच्चे में क्या होता है, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो बच्चे में फास्ट ब्रीदिंग होगी, जिसे टैकिप्निया कहते हैं, बच्चा तेज तेज सांस लेगा, रनिंग नोज होगी, कफ होगा, और लेटर ऑन इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस होते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में कि पसलियां चल रही हैं बच्चे की। और अगर ये चीज़ें फर्दर वर्सन हुई तो बच्चा रेस्पिरेटरी फेलियर में भी लैंड अप हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, ये खुद ही 5 to 7 डेज का कोर्स लेके धीरे धीरे सेटल हो जाता है। जनरली इसमें बच्चे को फीवर भी आता है, तो हमें सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। लाइक इनिशियली अगर बच्चा घर में है तो फीवर के लिए पैरासीटामोल दे दी, नेजल कंजेशन है तो उसके लिए डीकंजेस्टेंट्स दे दिए। लेकिन इन केस अगर बच्चा रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ बढ़ रहा है या टैकिप्निया हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हमें बच्चे को एडमिट करने की नौबत आ जाती है। और अगर बच्चा रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ बढ़ रहा है तो उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन सपोर्ट की, कई बार इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।